as more and more organizations adopt cloud technologies, as we know, so it is crucial to understand its fundamental concepts and best practices, right? That's why we have designed this masterclass to be comprehensive, covering all the essential aspects of cloud computing in one place. So yes, today's masterclass will be on cloud computing. Requesting Vishal Singh to take forward the session. Thank you. The topic is cloud computing. So what is cloud computing? So we have two words here, cloud and computing. So let's understand this computing word at first. Computing. Computing means you can say computer or computer related things. कंप्यूटिंग का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे होता है ना कि लाइक बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसा भी सुने होंगे कि बोलते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो वॉट एवर आई लाइक, मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज, ऐसा नहीं है कि मैंने ही कंप्यूटर बनाया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर को लेके। मैंने पर्सनली कंप्यूटर को एक्सपीरियंस किया है, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सो मैंने पर्सनल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किया है इसे। एक जो हम लोग बोलते हैं ना एडुकेशन, किसी चीज को समझना। किसी चीज को समझना का मतलब पढ़ना अलग चीज है। आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हो कॉलेज में, स्कूल लेवल पे, वट एवर यू स्टडी, लाइक कुछ भी आप सोचते हो, कोई आपको गाइड करता है कि आप इंजीनियरिंग कर लो। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो लाइक हो सकता है कि वो इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग सुनते हैं कि कोई क्लाउड इंजीनियर ही है, वो हमें गाइड करता है कि आपको कैसे क्लाउड में आगे बढ़ना चाहिए, क्लाउड में क्या करियर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइक रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, जहां से हमें पता चलता है कि किन चीजों में फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, या फिर सारे ही चीजों में फ्यूचर है। ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो खराब है, आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आज देखिएगा कि लाइक बहुत सारे ऐसे चीजें आप मार्केट में देखते होंगे जो पहले भी था, लेकिन पहले लोग उसको बिजनेस नहीं समझते थे, बट आज लोग उसको बिजनेस समझते हैं, क्योंकि उसको करने का तरीका चेंज कर दिया गया है। जैसे एक लाइन था ना स्टेटमेंट की, दुनिया का सबसे बड़ा, एक होता ना लोहा का काम करने वाला लोहार, वो है टाटा। लेकिन एक हमारे घर के आसपास भी कोई लोहा का काम करेगा, आप उसको थोड़ा सा अलग टाइप से समझोगे कि ये तो एक छोटा सा काम है, बट टाटा तो छोटा सा काम नहीं कर रहा है। तो वैसे ही क्या है कि काम छोटा बड़ा नहीं है, काम होता है कि करने का तरीका, हम काम को करते कैसे हैं, और कैसे उस काम को हम लोगों को दिखा रहे हैं, कैसे उसी काम से हम बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को लाइक हायर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रहे हैं चीजों को लेके। अब आप देखोगे अभी मार्केट में बहुत सारे लोग चाय वगैरह का भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग भी वैसे ही है सब कुछ। मतलब कि अगर आप लोग एमबीए चाय वाले का भी नाम सुने होंगे, ठीक है, तो एक होता है कि पहले होता था कि लोग सिर्फ चाय बेचते थे, चाय को अलग तरीके से लोग सोचते थे। तो एमबीए चाय वाले ने आगे कम से कम इतना एटलीस्ट कर दिया है कि अब चाय को भी लोग उस तरह से सोच सकते हैं। आज आप लोग भी बहुत किसी के मुंह से ऐसा सुनते होंगे कि वो लोग भी बोलते हैं कि बीटेक करके, एमबीए करके, बहुत सारे लोग अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब पहले लोग उतने बिजनेस के लिए अवेयर नहीं थे, बिजनेस को लेके, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, अवेयर भी हो चुके हैं, और यहां तक कि स्टार्ट भी कर रहे हैं चीजों को। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि जो हमारा पढ़ाई भी जो चीज है, पढ़ाई सिर्फ आप किताब पढ़ के, इंटरनेट से पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप नहीं कर सकते हो। आपको अगर कोई भी चीज सीखना हो, कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप उसको खुद से रियल लाइफ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दो। अगर आपसे इंटरव्यू में भी कुछ भी पूछा जाए, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगा क्लाउड को लेके, मैं कोई किताब कॉपी ऐसा नोटबुक लेके नहीं बैठा हूं, बुक लेके नहीं बैठा हूं। आपके सामने अगर इंटरनेट को भी कुछ सर्च करके इंटरनेट पे आपको दिखाऊंगा, गूगल पे या कहीं पे भी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये कैसे क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली आपको सारी चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा कि आज के इस मास्टर क्लास के बाद
एटलीस्ट आपको क्लाउड के बारे में पूरा अच्छे से पता हो। मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करूंगा। तो मैं बोलना सिर्फ ये चाहता हूं कि आप क्लाउड के बारे में यहाँ पे मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो या कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक हो, आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, डजेंट मैटर व्हाट द टॉपिक इज, इफ इट इज रिलेटेड टू आईटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, कोई भी चीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? आप पढ़ाई कुछ भी करो, सुनो सबका। दुनिया में हजारों लोग होंगे, आपको बोलेंगे कुछ ना कुछ, आप सबका सुनो। हजारों ट्रेनर्स होंगे, सबका ट्रेनिंग लो, सुनो, यूट्यूब देखो, जो करना है करो, बट चीजों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना, यही होता है एक्चुअल पढ़ाई। आपने किसी का सुन लिया और कहीं इंटरव्यू में आपने वो बोल दिया, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे जाके फंसोगे नहीं। हो सकता है, गारंटी है कि आप फंसोगे। आप तब नहीं फंसोगे जब आपने प्रैक्टिकली चीजों को पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स, वट एवर यू लर्न। आपको एक्सपीरियंस करना होगा चीजों को। विदाउट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, आप सिर्फ यही बोल सकते हो कि आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखो, हम लोग हमेशा बहुत सारे टॉपिक्स में भी, डेटा साइंस हो या एआई एमएल हो, वहां पे डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स का। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और इंफॉर्मेशन के बाद एक होता है टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग आईटी में बीटेक करते हैं, अगर उनसे हम लोग पूछे कि व्हाट इज एन आईटी, कभी कभी लोग समझते सोचते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसका क्या रिलेशन है हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे करियर के साथ रिलेशन है। आज देखोगे, अगर सही में आप चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लगे, तो इंडिया में हजारों कंपनी स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम पता है, ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के अगर बात किया जाए, ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं, जो हम लोग बोलते हैं पढ़ाई। अगर हम लोग किसी चीज को सच में रियल में ही अगर सही में अच्छे से पढ़े, तो हमसे लाइक एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी हेल्प मिल सकता है गवर्नमेंट को, इस कंट्री को। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कहीं से पढ़ लेते हैं। पढ़ने को पढ़ना नहीं बोलते हैं, किसी भी चीज को रियल लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने को पढ़ना पढ़ना बोलते हैं हम लोग। अगर आप किसी चीज को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। और एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 5 मिनट, उसके बाद सीधा क्लाउड में घुसेंगे। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। वट एवर यू कम टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में जब आपको पता चलता है, तो उसको हम लोग जानकारी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन इज लाइक एनीथिंग, वट एवर वी कम टू नो अबाउट एनीथिंग और समथिंग। किसी भी चीज के बारे में जब आपको कुछ पता चलता है, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। बट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन को हम लोग नॉलेज नहीं बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को जानकारी। और नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ज्ञान। जो आपका नॉलेज होता है, नॉलेज आपका होता है, इंफॉर्मेशन आपका नहीं होता है। इंफॉर्मेशन मार्केट में, जानकारी हर जगह है। आप एक रोड पे चलते हो, तो आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आप कान से कुछ सुनते हो, आंख से देखते हो, आप कुछ फील करते हो, कुछ नेचर को देखते हो, तो नेचर को देखने के बाद आपको पता चलता है कि एक चिड़िया कैसे उड़ रहा है। एक चिड़िया जब उड़ता है, उसको देखी कि तो किसी ने एरोप्लेन बनाया, उड़ने वाला कोई चीज। एक पानी में मछली कैसे रह रहा है, कुछ तो किसी के दिमाग में आया होगा। तब उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग पानी में भी कुछ ऐसा चलने वाला कोई चीज हम लोग बना सकते हैं। हमेशा हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहेंगे। रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते कुछ हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। कभी हमारे सोसाइटी में, समाज में, हर जगह पे कुछ ना कहीं हम लोग सुनते रहते हैं लोगों से। ये सब सारे इंफॉर्मेशन है। बट इंफॉर्मेशन आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो वी हैव टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। सो हाउ डू वी कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज? कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज में? तो यू हैव टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मतलब अभी जो थोड़ा सा बहुत डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये पढ़ाई को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए हमें। तो पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको चीजों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना होगा प्रैक्टिकली, किसी के बोलने से नहीं।
कोई बोलेगा कि 40 डिग्री टेम्परेचर में मुझे गर्मी लगता है, और मैंने आज तक कभी 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे वो पता चलेगा? कोई बोलेगा कि गरीबी में लोगों को बहुत तकलीफ होता होगा, मैंने गरीबी देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई बोलेगा कि वो छत से या कहीं से गिर गया, पैर हाथ उसका टूट गया, उसको चोट लगा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, आप बोलोगे मजाक कर रहा है, क्योंकि आपको तो कभी चोट लगा ही नहीं है। तो कोई भी चीज अगर आपको जानना हो, सही में जानना हो, तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना होगा। जब तक आपको चोट नहीं लगेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये तकलीफ क्या होता है। तो यहाँ पे भी है कि मैं आपको कितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलूं, कोई और भी बोले, यूट्यूब पे देख लो, कुछ भी कर लो, बट आपको कॉन्फिडेंस कब मिलेगा? जब आपका खुद से आपका एक अकाउंट होगा क्लाउड में। आप वहां पे लाइक सर्वर वगैरह क्रिएट करोगे, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करोगे, डेटा को माइग्रेट करोगे, इंस्टेंसेस को लॉन्च करोगे वहां पे। अगर आपने जावा पे एप्लीकेशन बनाया है, या पाइथन पे बनाया है, पीएचपी पे बनाया है, वर्डप्रेस पे आपका एक वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, उसके लिए आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, डीएनएस को, आईपी एड्रेस वगैरह से रिलेटेड सारे काम कर रहे हो आप। आपको समझने पड़ेंगे पहले चीजों को। तो पहले आप सुनते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो रियल लाइफ में, तब वो आपका नॉलेज बनता है। विदाउट एक्सपीरियंसिस, like without experiencing anything, you will not have the knowledge on a particular thing. अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना होगा प्रैक्टिकली पर्सनल लाइफ में, नहीं तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा, और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देर आपके पास नहीं रहता है। लेकिन नॉलेज, ज्ञान आपका अपना होता है, वो बहुत दिन तक आपके पास रहेगा। ठीक है? तो इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, टेक्नोलॉजी मतलब सीधा मशीन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा एक मशीन जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारे लोग आईटी में बीटेक कर रहे होंगे। आईटी क्या होता है? व्हाट इज एन आईटी? तो आईटी इज एन टेक्नोलॉजी। आईटी इज अ टेक्नोलॉजी which we use to exchange information. And why do we use technology to exchange information? So with the help of technology, we can make the information more accurate, complete, reliable. We can prove something. टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कोई चीज को। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं, मान लो किसी को कुछ लिख के दे दिया, किसी का हैंड राइटिंग खराब हुआ, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, बट अगर मैं नोटपैड पे कुछ लिख रहा हूँ, कोई बोलेगा इसका हैंड राइटिंग खराब है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कभी आप किसी को पढ़ा रहे हो लाइक सोलर सिस्टम के बारे में, हमारा अर्थ है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है सन का, अब कैसे समझाओगे किसी को आप? टेक्नोलॉजी के थ्रू समझा सकते हो आप, उसका एनिमेशन, वीडियोस, बहुत सारी चीजों को बना के। आज मार्केटिंग के फील्ड में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं। आज बिजनेसेस को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। कोई भी बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय को क्या टास्क असाइन किया गया है, किस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है, डेटा स्टोर करना, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा एनालिटिक्स करना, ये एआई, मशीन लर्निंग, ये सब सब कुछ क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। सारे जगह पे मशीन है, और सारे मशीन के अंदर में डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ही कंप्यूटर के भाषा में हम लोग डेटा बोलते हैं, और कुछ नहीं है ये मत समझना कि डेटा कुछ अलग है, इंफॉर्मेशन कुछ अलग है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है? अब है हमारा आज का टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स, whatever related to a computer or components of a computer, parts of a computer, or anything which you can connect with a computer, anything which can communicate with a computer, parts of a computer, components of a computer, or whatever you can connect with a computer, you can call it computing. आप इसे कंप्यूटिंग बोल सकते हो। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर का कोई पार्ट्स, कंपोनेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज, ऐसा कोई चीज जिसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटिंग। एंड व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का मतलब, बहुत सारे लोग बहुत सारे डेफिनेशंस को सुने होंगे, पढ़े होंगे। बादल, ऐसा कुछ नहीं है।
वो इंग्लिश वर्ड है, बट इंग्लिश वाला क्लाउड और हमारा ये टेक्नोलॉजी वाला क्लाउड दोनों अलग है। तो हमारा ये टेक्नोलॉजी वाला क्लाउड क्या है? ये कोई बादल नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेटा हमारा क्लाउड में है। अगर आप कोई वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो क्लाउड में आपको उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये कौन सा क्लाउड है? इंटरनेट। आप यहाँ पे बोल सकते हो क्लाउड का मतलब एक और चीज, सर्वर और वर्चुअल कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। क्लाउड का मतलब ये हुआ, सिंपल सा भाषा में। हम लोग टेक्निकली नहीं समझना है यहाँ पे, चीजों को एकदम सिंपल से समझना है। ऐसा नहीं कि हमें डिक्शनरी खोजना पड़ जाए, डिक्शनरी के अंदर में कि इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में जो भी हो वो यही है क्लाउड। सर्वर क्या होता है? आप सर्वर को सर्वर पीसी बोल सकते हो। एक होता है क्लाइंट पीसी, एक होता है सर्वर पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। आप इसको पीसी लिखना सही नहीं होगा, आप इसको कंप्यूटर लिखो, क्योंकि पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल का मतलब अलग होता है, सर्वर पर्सनल नहीं होता है। एक सर्वर के अंदर में बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस को हम लोग लॉन्च करेंगे, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक सर्वर के अंदर में हम एक ही क्लाइंट का डेटा स्टोर करेंगे। आप मल्टीपल क्लाइंट्स का भी डेटा स्टोर कर सकते हो एक सर्वर के अंदर में, तो उसे पीसी बोलना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। गलत सही से मतलब नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि मुझे सब कुछ पता है। और खैर, मैंने तो क्लाउड बनाया ही नहीं है और ना ही मैंने कंप्यूटर बनाया है। मैंने भी सीखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इस मास्टर क्लास में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप उसको पर्सनल कंप्यूटर ना बोलो तो ज्यादा सही है, कंप्यूटर बोल दो। जैसे हमारा जो लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप है, जो भी है, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। आप इसको सिर्फ कंप्यूटर बोलना है। तो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड मीन्स सर्वर कंप्यूटर। आप इसको बोल सकते हो सर्वर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, और वर्चुअल कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, और कंप्यूटर, और कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, और कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स ऑन इंटरनेट। मतलब इंटरनेट तो आएगा, विदाउट इंटरनेट देर इज नो क्लाउड। और क्लाउड में ये वर्चुअल वर्ड आएगा, कहां गया ये वर्चुअल वर्ड आएगा क्लाउड के अंदर में। मतलब हम लोग जब बोलते हैं कि क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है, आप जो गूगल ड्राइव में जो डेटा स्टोर करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव कोई हवा में तो डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, या गूगल का कोई बादल नहीं है, गूगल का कोई आकाश नहीं है, गूगल का कोई प्लैनेट नहीं है, उसका सोलर सिस्टम नहीं है गूगल का। कंप्यूटर है एक सिंपल सा, जो आपके पास नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे, या फिर कहीं से भी, अपने मोबाइल डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से। वो क्लाउड में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लाउड में डेटा स्टोर करने से फायदा क्या होता है? क्लाउड हर जगह अवेलेबल है। आप इसको हमारे क्लाउड से रिलेट करो। अब हमारा जो बादल है, हमारा जो आकाश है, आकाश कभी खत्म होगा? आप इंडिया में रहो, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ऊपर में आकाश तो होगा। ये नाम सोच के रखा हुआ है, लेकिन ये मत समझना कि वो बादल है। यहाँ पे क्या है कि एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर फिजिकली कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है, उसको कहीं ना कहीं पे रखा गया है। और जहां पे फिजिकल कंप्यूटर्स रखे हुए रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है? डेटा सेंटर, डेटा सेंटर क्या होता है? सेंटर मतलब यहां पे हो गया एक जगह, और डेटा सेंटर का मतलब एक जगह जहां पे आप डेटा रखते हो, एक सेंट्रलाइज्ड। ये सेंटर वर्ड भी देखना कि साइंस में एक रूल है, आप कोई भी नाम रखते हो किसी भी चीज का, तो नाम रखने का दो तरीका है। सबसे पहला, आप किसी
भी चीज का नाम रखो तो उसके या तो स्ट्रक्चर के हिसाब से या तो उसके बिहेवियर के हिसाब से। स्ट्रक्चर का मतलब उसका ढांचा, उसका बनावट। जैसे कंप्यूटर में माउस, माउस का नाम माउस क्यों पड़ा है? स्ट्रक्चर के हिसाब से। कीबोर्ड का नाम कीबोर्ड क्यों हुआ है? स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बोर्ड है उस पर की है। स्ट्रक्चर का मतलब जो हमें आंख से देख के समझ में आया कि इसका ढांचा है, जो दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर हुआ, और जो काम हुआ वो उसका बिहेवियर हो गया। जैसे मॉनिटर, मॉनिटरिंग करना, देखना। प्रिंटर एक काम हो गया, प्रिंटिंग। प्रिंटर इज अ डिवाइस जिसके थ्रू आप प्रिंट करते हो। स्कैनर, स्कैन करते हो आप। स्पीकर, स्पीक करना। जो वर्ब बोल सकते हो आप इंग्लिश में, जो ग्रामर में वर्ब होते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, काम के हिसाब से अगर उसका नाम रखा गया है, वो जैसा काम करता है वैसा उसका नाम है, तो बिहेवियर के हिसाब से। और जो देखने में कैसा लग रहा है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये डेटा सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड कोई सिस्टम है जो आप पूरा दुनिया में कहीं से भी उस चीज को, जो सेंट्रलाइज्ड चीज है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, तो वो सेंटर हो गया। और डेटा सेंटर ऐसा सेंट्रलाइज्ड चीज जहां पे सारा डेटा स्टोर होगा। आप पूरा दुनिया में कहीं से भी उसको, डेटा को स्टोर कर सकते हो आप वहां पे। आप अमेरिका में हो या फिर बहुत सारे लोग एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सर्वर को, सेंट्रलाइज्ड कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज को, कंप्यूटिंग रिसोर्स को या कंप्यूटर को, बहुत सारे लोग अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर इज द फिजिकल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होता है, वो एक फ्लोर का भी हो सकता है, 2 फ्लोर का भी हो सकता है, 50 फ्लोर का भी हो सकता है। फ्लोर से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक जगह है, एक घर है फिजिकल जैसा। हॉल होगा, रूम होगा, जो भी होगा, जहां पे आपके कंप्यूटर्स को रखा गया है, जहां पे आपके कंप्यूटर्स को रखा गया है, फिजिकली फिजिकल कंप्यूटर्स को रखा गया है, वो होते हैं डेटा सेंटर्स। जहां पे आपके फिजिकल कंप्यूटर्स को रखा गया है, और आप उन फिजिकल कंप्यूटर्स को पूरा वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वर्चुअली। लाइक दैट कंप्यूटर विल बी वर्चुअल कंप्यूटर फॉर यू, बट फॉर द डेटा सेंटर इट इज स्टिल फिजिकल कंप्यूटर। आपके लिए वो वर्चुअल है, बट कहीं ना कहीं तो वो फिजिकल है, जिसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि क्लाउड के लिए कोई कंप्यूटर या डेटा सेंटर दिल्ली में है और आप हो चेन्नई में, आपको वहां से दिल्ली वाले कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, कैसे करोगे? इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट तो आएगा, जहां क्लाउड आएगा वहां इंटरनेट आएगा। विदाउट इंटरनेट देर इज नो क्लाउड। वो क्लाउड नहीं है, इंटरनेट वहां पे आएगा, इंटरनेट वर्ल्ड। तो क्लाउड हो गया कोई भी कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज, और वर्चुअल कंप्यूटर, कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, अगर वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ प्रिंटर ऑन क्लाउड। आई कैन इंस्ट्रक्ट दैट प्रिंटर टू प्रिंट अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, एंड दैट प्रिंटर ऑन क्लाउड विल प्रिंट द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वट एवर आई रिक्वेस्ट टू द प्रिंटर। आप इंटरनेट के थ्रू दो डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, जो डिवाइसेस उसको आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा सकते हो। ये क्लाउड है। तो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? जहां पे हमारे फिजिकल कंप्यूटर्स वहां पे इंस्टॉल्ड होते हैं। फिजिकली कहीं तो अवेलेबल होगा जहां पे इंटरनेट कनेक्शन होगा, सर्वर हमेशा ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, एक बिल्डिंग होगा। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर को आप ले जाके किसी ग्राउंड में तो नहीं रख दोगे खाली जगह पे, कि बारिश आएगा तो कंप्यूटर भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, धूप लगेगा उस पे। ऐसा कुछ नहीं है। घर रहता है जिसके ऊपर में शेड रहेगा, बारिश में वो भीगेगा नहीं। तो एक बिल्डिंग बोल सकते हो आप डेटा सेंटर को, जिसके अंदर में सारे सिस्टम बनाए गए हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर्स को कैसे रखना है, कैसे सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। एक कंप्यूटर में मेरा 16 GB रैम है, 4 GB रैम एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, वैसा सिस्टम बनाया गया वहां पे। लेकिन डेटा सेंटर के अंदर जो भी चीजें होंगी, वो सारे की चीज, सारे के सारे चीजें फिजिकली होंगी, बट यू कैन एक्सेस ऑल दोज थिंग्स। आप वो सब सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो वर्चुअली। ठीक है? तो इट इज डेटा सेंटर।
कंप्यूटिंग समझ में आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड समझ में आ रहा है। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो चलो वेबसाइट से ही पढ़ लेते हैं, समझाते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के वेबसाइट पे क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहीं से बताता हूँ। यहाँ पर ना, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। तो ये लिंक भी आपको दे दिया जाएगा आपके ग्रुप में, आप इसको पढ़ना समझना, मैं आपको अपने तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिंपली पुट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। बेसिक से इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मींस द क्लाउड। आप इंटरनेट के थ्रू जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर करते हो उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। मतलब कंप्यूटिंग ऑन क्लाउड, वर्किंग विथ कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ क्लाउड और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप इंटरनेट के हेल्प से कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहे हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर से डेटा को माइग्रेट कर रहे हो, किसी और जगह पे लेके जा रहे हो। कंप्यूटर के अंदर में सारा डेटा है, आप एनालिटिक्स कर रहे हो। कंप्यूटर के अंदर में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर आपके पास नहीं है, ऐसा कोई कंप्यूटर जो आपके पास नहीं है, आप उसके अंदर में क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप इंटरनेट के हेल्प से उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन वो कंप्यूटर फिजिकली आपके पास नहीं है। वो कंप्यूटर कहीं और है, दिल्ली में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं पे भी है। आप अपने घर पे बैठे बैठे किसी एक ऐसे कंप्यूटर के अंदर में जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट कंप्यूटर इज ऑन इंटरनेट और ऑन द क्लाउड। आप किसी कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो बिना उस कंप्यूटर को टच किए। किसी कंप्यूटर के अंदर में कोई डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, कोई प्रोग्राम लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हो वहां से। ये सब सारे चीजें आप कर पाओगे। तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। इफ यू डिलीवर कंप्यूटिंग सर्विसेज, एंड व्हाट इज कंप्यूटिंग सर्विसेज? कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। आप कंप्यूटर में जो भी काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज। सो वट एवर कंप्यूटिंग सर्विसेज यू डिलीवर on internet, over the internet, is called cloud computing. So cloud computing is the delivery of computing services such as, like, for example, अगर आप बोलोगे कि कंप्यूटिंग सर्विसेज का एग्जांपल क्या हो गया, तो एग्जांपल यहां मत देखो, आप खुद से अपने मन में सोचना कि कंप्यूटर के अंदर में आप जो भी काम कर सकते हो वो सारे सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे आपको सारे काम इंटरनेट पे करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे आप इंक्लूडिंग सर्वर, आप कंप्यूटर परचेज करते हो ना फिजिकली, आप फिजिकली परचेज मत करो, आप वर्चुअली परचेज करो। आपको आवरली रेट पे, घंटा के हिसाब से आपको रेट पे वहां पे कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। स्टोरेज, आप जो हार्ड डिस्क, एसएसडी, कुछ भी मेमोरी वगैरह, जो रैम आ जाओ, आप कुछ भी जो परचेस करते हो फिजिकली, आपको परचेस नहीं जो करते हो, आपको यहाँ पे वर्चुअली मिल जाएगा। आप जो डेटाबेस परचेस करते हो, आपको यहाँ पे डेटाबेस से मिल जाएगा। नेटवर्किंग इंटरनेट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप जो सॉफ्टवेयर परचेस करते हो, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ आपको इंटरनेट से मिलेगा, आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा। आप एनालिटिक्स करते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। एआई इंटेलिजेंस कुछ भी आप करना चाहते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन सब कुछ ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे प्रिंटर वगैरह भी आ जाएंगे, आप चाहो तो प्रिंटर इंस्टॉल करना है, क्लाउड में कर दो। स्कैनर, सब कुछ हो जाएगा क्लाउड में। राउटर से लेके, स्विच से लेके, हब से लेके, सब कुछ वट एवर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, you can access to those resources or computing related resources over the internet, that is cloud. And why, like, what is the use of this cloud? Why do we need this cloud? To offer faster innovation, flexible resources and economies of scale. कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास कोई सर्वर है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, बट थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि सर्वर कुछ अलग हो गया मतलब वो कंप्यूटर नहीं है, वो कोई लकड़ी का या लोहा का कोई चीज बना हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लाइंट भी कंप्यूटर होता है, सर्वर भी कंप्यूटर होता है। तो सर्वर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे लोग आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर। तो डिफरेंस सबसे पहला कि सॉफ्टवेयर में आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस। हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज 7,
विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सिंगल यूजर है। आप इसमें मल्टीपल यूजर बना सकते हो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यू कैन लॉग इन इनटू ओनली वन यूजर एट अ टाइम इन योर क्लाइंट पीसी। जैसे ये मेरा मान लो कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर में मैं 4-5 यूजर बना दूंगा। जब कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा तो वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा कि ABCDE मान लो यूजर्स का नाम है, कौन सा यूजर में लॉगिन करना है, ए के अंदर लॉगिन करना है, आप ए में जाओ, पासवर्ड दो, लॉगिन हो गया। अब आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे बी में जाना है, बी वाले यूजर में, तो आप ए वाले यूजर से लॉग आउट हो जाओ, फिर बी में लॉगिन करो, आप बी में चले जाओगे। मतलब एक बार में दोनों यूजर लॉगिन नहीं होगा। बट सर्वर जो होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, उसमें विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सब नहीं होता है। उसका होता है विंडोज सर्वर 2022, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2013, विंडोज सर्वर 2016। अभी हम लोग 22 यूज करते हैं विंडोज सर्वर। वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो। जो सर्वर होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का भी होगा, लाइनक्स का भी होगा, लेकिन वो मल्टी यूजर होगा। उसका फीचर्स अलग है, उसमें आप अलग तरीके से काम करते हो। और ये हमारा क्लाइंट है, ये अलग तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस, दूसरा हार्डवेयर का डिफरेंस। हमारा जो रैम है और उसका जो रैम है उसको बनाने का तरीका अलग है। हमारा जो प्रोसेसर है, जो सर्वर होता है ना, सर्वर कंप्यूटर, सर्वर के अंदर में वो इंटेल i3, i5, i7 ये सब नहीं होता है, ठीक है। वहां का प्रोसेसर लाइक इंटेल जियोन, इस तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। सीपीयू का अलग चेंजेस होता है वहां पे। हमारा ये i3, i5, i7 7th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, i3, i5, i7 डुअल कोर, कोर टू डुओ, ये सब नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर बंद होता है 8 घंटे चलाने के बाद, 10 घंटे चलाने के बाद। आप अपने कंप्यूटर को 24 आवर्स ऑन नहीं रखते हो। जैसे मेरा कंप्यूटर जो है ये 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद ये बंद होगा। ये 24 × 365 डेज ऑन नहीं रहेगा। लेकिन जो सर्वर होता है वो सर्वर बंद नहीं होता है, वो 24 × 365 डेज इंटू 10 ईयर्स, 20 ईयर्स वो चलते रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। वो तो जल जाएगा उसका पूरा कंप्यूटर इतना हीट होके। उसका एक अलग लाइक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो डेटा सेंटर है, जो बिल्डिंग्स होते हैं, उसको वैसा बनाया गया है कि वहां का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, उसका हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए कंप्यूटर का। वो सब कुछ एक सिस्टम से बनाया हुआ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड। और इससे क्या होता है, लाइक फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस। आपके पास अभी 4 GB का रैम है, 4 GB, आपको उसको 8 करना है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन वही अगर फिजिकल होगा, जाओ दुकान में खरीदने के लिए, खरीद के लेके आओ, वो टाइम लग जाएगा। मतलब वर्चुअली बहुत जल्दी हो जाएगा आपका कोई भी चीज। आपके पास आपका हार्ड डिस्क या SSD जो भी हो, 100 GB का, उसको आपको 200 करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चेंज करना है। अभी विंडोज है, मुझे लाइनक्स चाहिए, वही 1 मिनट। लेकिन फिजिकल कंप्यूटर जाओ तो आप उसको फॉर्मेट करो, विंडोज से लाइनक्स करो, आधे घंटे का टाइम लग जाएगा मिनिमम। इसी को बोला जा रहा है ना फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस। पैसा भी आपका कम लग रहा है। अगर आप फिजिकल कंप्यूटर खरीदने चले जाओगे सर्वर, तो एक एवरेज जो कॉस्ट आएगा वो हो सकता है शायद 2 लाख 2.5 लाख का कॉस्ट आ जाएगा आपका। और उसका 1 ईयर का वारंटी गारंटी जो भी मिलेगा, 1 साल बाद कुछ खराब हो गया तो फिर से आप नया खरीदो। बट यहाँ पे क्या है, आपका तो कुछ है ही नहीं, आप तो रेंट पे ले रहे हो। यहाँ पे सब कुछ रेंट पे होता है, आवरली बेसिस पे। आप घंटा के हिसाब से पैसा देते हो। आपको पूरे महीने के लिए नहीं चाहिए, आपको 15 दिन के लिए कंप्यूटर चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए ही नहीं, यहीं पे ले लो। अब क्या फिजिकली 2.5 लाख 3 लाख का कंप्यूटर खरीदने चले जाओगे 15 दिन के लिए? तो नहीं। जब रेंट का सिस्टम अवेलेबल है तो हम खुद का फिजिकल सर्वर खरीदने क्यों जाए? तो पैसा का भी इससे बचत होता है। फास्टर इनोवेशन, अगर आपको तुरंत ही कुछ मान लो कुछ डेवलप करना है या बहुत सारा चीज पे काम करना है, लाइक गेम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई लाइक लाइव वीडियो वगैरह को स्ट्रीम करना है, ऐसा कोई एप्लीकेशन वगैरह, एपीआई पे काम करना है, सैटेलाइट वगैरह पे काम करना है आपको, तो क्या खुद का टावर बैठा दोगे सैटेलाइट? उसमें टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपके पास पैसा हो, बट उसमें टाइम लगेगा।
बट यहाँ पे क्या है, फास्टर इनोवेशन, सब कुछ सारे रिसोर्सेस क्लाउड में अवेलेबल है, सिर्फ आप उसको यहीं से बैठे बैठे कॉन्फ़िगर करो, 1 मिनट लगता है, कॉन्फ़िगर हो जाएगा सारी चीजें, काम करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपका पैसा का प्रॉब्लम नहीं है तो आप सोचोगे कि पैसा का बात नहीं है, फिजिकली हम करना चाहते हैं, फिजिकली आपको टाइम लगेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे गूगल मैप, ऐसा कोई सैटेलाइट वगैरह जो सारे लाइव लोकेशन वगैरह को हम ट्रैक कर सकें, आप खुद का सिस्टम बनाने जाओगे, आपको टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पे क्लाउड में आपको सब कुछ, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप सिर्फ उसको आवरली बेसिस पे पैसा दो, घंटा के हिसाब से, और यूज करो। जब तक यूज करना है करो, जिस दिन यूज नहीं करना होगा बंद कर दो, पैसा नहीं लगेगा आपका। यही है क्लाउड। क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसका वर्चुअल एक्सेस दिया जाए लोगों को। इससे आपका बजट लाइक अगर कम भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो, पैसा कम भी आपके पास, पैसा उतना ज्यादा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको एसएसडी चाहिए, हार्ड डिस्क, ऑनलाइन ले लो वर्चुअल। क्यों लोगे आप, आपको कंप्यूटर क्यों चाहिए पहले ये बताओ, सर्वर क्यों चाहिए मुझे। क्लाउड में जैसे मान लो कि आपके पास अपने कंप्यूटर में कोई डेटा है, मान लो 50 GB 100 GB कुछ डेटा लेके आप रखे हो अपने कंप्यूटर में, हो सकता है आपका हार्ड डिस्क खराब हो जाएगा, सारा डेटा खत्म हो गया आपका, लेकिन सर्वर का हार्ड डिस्क खराब नहीं होगा, वहां पे सिस्टम है, वो खराब होने वाला भी रहेगा तो आपका डेटा सेफ है, उसका टेंशन मत लो, वहां डेटा सेफ है। एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं प्राइसिंग का लेके। आप 1 TB का हार्ड डिस्क जब खरीदने जाओगे तो 1 TB का मुझे लगता है शायद कि आपका हार्ड डिस्क का पड़ जाएगा 4,000 रुपये। एसएसडी में आते हैं हम लोग, एसएसडी का 1 TB का मुझे लगता है कि 10 रुपए के ऊपर आपका कॉस्ट पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपए 1 TB एसएसडी का। आप क्या करो, गूगल ड्राइव में स्पेस ले लो 1 TB का, माइक्रोसॉफ्ट में ले लो 1 TB का, चलो माइक्रोसॉफ्ट का ही बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का 1 TB का स्पेस ले लो। सिर्फ वो स्पेस ही नहीं, वो 1 TB के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑफिस पैकेज, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, बहुत कुछ आपको देगा, सारा ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल दे देगा आपको। कितने रुपए में, 125 रुपए पर मंथ। अब बोलो इससे सस्ता क्या हो सकता है, फिजिकल हार्डवेयर होगा इससे सस्ता, नहीं। और ऊपर से मैं फिजिकली खरीदने क्यों जाऊं, मेरे कंप्यूटर में एसएसडी है, अगर वो खराब हो गया तो डेटा खत्म, और मैं अपना कंप्यूटर को लेके कहां कहां घूमूंगा उसको अपने साथ लेके। आप पूरा दुनिया में किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो, कहीं से भी आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो, यही इसका फायदा है। इसीलिए सारे इंडस्ट्रीज अपने काम को क्लाउड में शिफ्ट कर रहे हैं। काम का मतलब अपने मैनेजमेंट सिस्टम को, पहले उनके लोकल ऑफिसेज में होते थे सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मान लो एक कंपनी है, उसका दिल्ली में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, बैंगलोर में ऑफिस है, कोलकाता में ऑफिस है। कोलकाता में ऑफलाइन बेसिस पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब दिल्ली वाले को डेटा चाहिए कोलकाता का, वो देखना चाहता है कोलकाता में क्या क्या काम हो रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, वो उसको मेल पे एक्सेल शीट भेजते थे पहले के जमाने में। अब वो जमाना खत्म हो गया, आप लाइव देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि सबका सेंट्रलाइज सिस्टम एक ही है। पहले बैंक में क्या होता था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, पहले आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, जो बैंक होते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, जो भी बैंक है, आप वहां पे अपना पासबुक लेके जाते थे, जो बोलते हैं बैंक का खाता, जो आपका पासबुक होता था, उसको आप लेके जाते थे, 10,000 रुपीज डिपॉजिट करो, वो हाथ से लिख देता था, और लिखने के बाद बैंक का एक स्टैंप होता था, सील, वो उस पर स्टैंप मार देता था, आप उसको घर लेके चले आओ। अगर आपको पैसा निकालना है तो आप उसी बैंक से निकाल सकते हो, मतलब पहले बैंक नहीं था, पहले ब्रांच था। भले ही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, लेकिन आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पैसा नहीं निकाल सकते थे, आपका जो अपना ब्रांच था वहीं पे जाकर पैसा निकाल सकते हो। अब क्या हो चुका है, सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये पूरा सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। आप अभी दिल्ली में हो, वहां पे पैसा डिपॉजिट करो, और आप मुंबई में जाकर पैसा निकाल दो, सेम टाइम में डिपॉजिट हुआ, बस 1 सेकंड बाद आपके पास मैसेज आ चुका है, पैसा डिपॉजिट हो चुका है, आप जाओ वहां से पैसा निकाल लो। पहला चीज। दूसरा, आप स्टेट बैंक से नहीं, आप दूसरे बैंक से भी पैसा निकाल लो, ये है कोर बैंकिंग सिस्टम का फायदा, आप दूसरे बैंक से पैसा निकाल लो। तो ये क्लाउड के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है सब कुछ, ये सर्वर्स के हेल्प से पॉसिबल हो पाया, इंटरनेट के हेल्प से। अगर इंटरनेट ही नहीं रहता, इंटरनेट के आने के बाद इस मार्केट में बहुत सारे चीजों का इन्वेंशन हुआ है, इन्वेंट किए गए हैं बहुत सारी चीजें,
इंटरनेट के आने से लोगों के दिमाग में बहुत सारा नए-नए आइडियाज़ आया है, कि अगर इंटरनेट है तो हम ये भी कर सकते हैं, इंटरनेट है तो वो भी कर सकते हैं। उसी का एक एग्ज़ाम्पल है छोटा-सा क्लाउड। ऐसा नहीं कि इंटरनेट के आने से सिर्फ क्लाउड ही हुआ है। इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिला है हमें। ये जीपीएस वगैरह से लेके आईओटी से लेके सब कुछ, ये सब इंटरनेट पे स्थित है। विदाउट इंटरनेट आपका आईओटी काम नहीं करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विदाउट इंटरनेट जीपीएस काम नहीं करेगा आपका। विदाउट इंटरनेट क्लाउड काम नहीं होगा। कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, टेली कम्युनिकेशन तक नहीं होगा। इंटरनेट के आने से लोगों को एक आइडिया का सोर्स मिल चुका है। लोगों के दिमाग में एक से एक नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि अच्छा इंटरनेट है तो इसके हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं, इसके हेल्प से ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो ये है देखो क्लाउड। यहाँ देखो पिक्चर देखो, क्लाउड मतलब बस ऐसे ही एक साइन दे दिया गया है। अब इस पे क्या है, ये फाइल स्टोरेज है या एनालिटिक्स कोई सॉफ्टवेयर है, एआई है, फाइल स्टोरेज है, कोई भी लाइक मान लो कुछ लैब वगैरह हो गया है, कुछ भी डेटा स्टोरेज, एनालिटिक्स, ये सब कुछ क्लाउड के थ्रू पॉसिबल है। क्लाउड मतलब इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हो, यही है इसका पावर। नाम दिया गया है तो इंटरनेट ही। तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? वो कहीं न कहीं कंप्यूटर होगा जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। वो कंप्यूटर का आपको नाम नहीं पता, बस आप यहाँ पे अपलोड करते हो, वहाँ पे जाके स्टोर होता है। आप जब कोई चीज़ को डाउनलोड करते हो, तो कहीं से वो आपके कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल हो जाता है या फिर डाउनलोड हो जाता है फाइल के हिसाब से। यही है क्लाउड। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट आपका पैसा कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगा, ग्लोबल स्केल आप जब बढ़ा दो, जितना बढ़ाना आप उसको बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, काम करने का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी भरोसा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी भी होता है इसके अंदर में, कि आपका डेटा को कोई चोरी नहीं, मान लो कि सपोज़ आपके घर पे कोई कंप्यूटर, आपका एक ऑफ़िस है, आप शाम को ऑफ़िस बंद करके घर पे गए, तब तक रात में देखोगे कि आपका ऑफ़िस का ताला वगैरह सब कुछ तोड़ के आपका कंप्यूटर चोरी करके लेके चला गया घर। आपका कंप्यूटर चोरी हो चुका है। या फिर बारिश की वजह से ज़्यादा बारिश हो गया, आपके ऑफ़िस के अंदर में पानी घुस गया, पूरा कंप्यूटर वगैरह भीग चुका है, आपका छत गिर गया, पूरा कंप्यूटर टूट गया, इसका रिस्क कौन लेगा? क्लाउड में आओ, बहुत तरह के आपके सिक्योरिटीज़ मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्वर चोरी नहीं होता है, वहाँ पानी से भीग नहीं सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, इंटरनेट कभी वहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, बहुत सारे बैकअप सर्विसेज़ हैं वहाँ पे, इंटरनेट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अब आपके घर पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, आपने कभी इंटरनेट जियो से, एयरटेल, वोडाफ़ोन किसी से लिया था लीज़ लाइन, उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो चुका है। बहुत बार देखोगे क्या होता है, कहीं पे दंगा-फ़साद ये सब होता है, तो कर्फ्यू लग जाता है। बहुत बार गवर्नमेंट क्या बोलता है कि यहाँ के इंटरनेट सर्विसेज़ को बंद कर दो। तो आपका अगर पर्सनल कनेक्शन है तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन डेटा सेंटर का सर्विस बंद नहीं होगा। उसका अलग एक लाइसेंस होता है। यहाँ वर्ल्ड वार हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाए, जो भी लग जाए, डेटा सेंटर का जो इंटरनेट होगा वो बंद नहीं होगा। ये बहुत सारे फायदे हैं, ये सब सिक्योरिटीज़ के अंदर में आते हैं। अब है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 3 तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जो हम लोग क्लाउड में इंटरनेट के थ्रू जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज जो हम लोग डिलीवर करते हैं, वो 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। अब देखो ये तीनों का मतलब क्या हुआ? सपोज़ ये क्लाउड है मेरा, इसके अंदर में मेरा एक कंप्यूटर है। ये है मेरा एक कंप्यूटर। अब ये है बाहर, बाहर का दुनिया। ये क्लाउड आपने बनाया, अपना एक नेटवर्क बना लिया आपने, और बाहरी दुनिया से इस क्लाउड के अंदर में अगर कोई कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी रिसोर्स है, उसको बाहरी दुनिया से आप एक्सेस कर पाओ, आप ऐसा एक नेटवर्क बनाओ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक क्लाउड। मतलब बाहर से वो एक्सेसिबल है। ये क्लाउड क्या है? क्लाउड अपना नेटवर्क है। आप खुद का क्लाउड बना सकते हो। अभी दिखाएँगे आपको प्रैक्टिकली भी करके कैसे हम लोग कराते हैं सब कुछ चीज़ें, कैसे होती हैं चीज़ें, क्योंकि थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले कि अपना एक क्लाउड बनाते हैं, अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? नेटवर्क बनाने के बाद इसके अंदर में ही आप अपने सारे रिसोर्सेज़ को लॉन्च करते हो। जब आप एक क्लाउड बनाते हो, अपना एक नेटवर्क बनाते हो, उसके अंदर ही ये सारे रिसोर्सेज़ को आप लॉन्च करते हो। अब वो रिसोर्सेज़ को आप एक्सेस देते हो कि कोई भी पब्लिक बाहरी क्लाउड के बाहरी दुनिया से वो उसको एक्सेस कर पाए।
इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। और बाहरी दुनिया से आप इसको एक्सेस को बंद कर दो। ये क्लाउड के अंदर में मान लो कोई एक कंप्यूटर है, क्लाउड का एक, अपने क्लाउड के अंदर में कोई एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर इसको एक्सेस करना चाहता है, तो इट इज पॉसिबल इन ऑल केसेस, पब्लिक क्लाउड हो या प्राइवेट क्लाउड हो। क्लाउड के अंदर तो दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, बट ये बाहर के लिए होता है कि आउटसाइड द क्लाउड नेटवर्क, आउटसाइड द नेटवर्क, आउटसाइड द क्लाउड, अगर बाहर से कोई अगर इस क्लाउड के अंदर के किसी रिसोर्स को एक्सेस करता है, किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है और हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। और कभी ऐसा हो जाए कि बाहर से कोई इसके अंदर में कोई किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। मतलब बाहर से कोई नहीं कर पाएगा, अंदर में कर पाएगा। तो बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा मतलब ये प्राइवेट क्लाउड है, और बाहर से एक्सेस कर पाएगा मतलब पब्लिक क्लाउड। और एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड का मतलब वो प्राइवेट पब्लिक दोनों होता है। जैसे सपोज एक क्लाउड हम लोग नेटवर्क बना दिए, ये क्लाउड नेटवर्क हो गया। अब इसके अंदर हम लोग सबनेट बना देते हैं, सब नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क को आप छोटा छोटा नेटवर्क में बांट सकते हो। हम लोग दो नेटवर्क बना दिए, ये अलग एक क्लाउड है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्लाउड मतलब आप समझो एक नेटवर्क है, और नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। और कनेक्टेड क्यों होंगे? वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो व्हेन collection of computers are connected to each other, we call it a network, a computer network. Okay, तो ये एक नेटवर्क हो गया। और हम लोग एक नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में बांट सकते हैं, जिसको बोलते हैं सबनेट। ये एक नेटवर्क हो गया। और आप एक नेटवर्क के अंदर में भी पार्टीशन कर सकते हो। जैसे हमारे हार्ड डिस्क में कैसे पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कि सी ड्राइव में कुछ और रखेंगे हम लोग, डी ड्राइव में कुछ और डेटा रहेगा, ई ड्राइव में कुछ और डेटा रहेगा। तो सेम उसी की तरह आप नेटवर्क का भी पार्टीशन कर सकते हो। और जब पार्टीशन करते हो, जब उसको बांट देते हो दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में, तो वो क्या बन जाता है? सब नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क होता है, जिसको बोलते हैं सबनेट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक जो सबनेट है, सबनेट बनाएंगे क्यों हम लोग? इसका भी एक देखो रीजन है कि एक सबनेट हम लोग क्यों बनाएंगे। अगर एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर में कोई एक कंप्यूटर है जिसको चाहते हैं कि बाहर से वो वाला कंप्यूटर एक्सेसिबल हो, और एक दूसरा कंप्यूटर है, हम नहीं चाहते हैं कि बाहर से वो वाला कंप्यूटर एक्सेसिबल हो, वो बाहर से नहीं होना चाहिए और कुछ कंप्यूटर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं नेटवर्क को। एक नेटवर्क के अंदर में हम लोग सब नेटवर्क बना देंगे। मतलब उसी नेटवर्क को हम लोग दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में, जितना भाग में आप चाहते हो उतना भाग में बांट दो उसको। अब क्या होगा, एक सबनेट को हम लोग प्राइवेट सबनेट बना दिए, मतलब कि इस सबनेट को बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाए। और एक सबनेट को हम लोग पब्लिक बना दिए कि इसको बाहर से कोई भी एक्सेस कर पाए। इसका मतलब कि जो पब्लिक सबनेट है, इसमें जो भी रिसोर्सेस हम लोग लॉन्च करेंगे, उसको बाहर से कोई भी एक्सेस कर पाएगा। और एक प्राइवेट सबनेट है, इसके अंदर में जो भी रिसोर्सेज को हम लोग लॉन्च करेंगे, जो भी कंप्यूटर्स को लॉन्च करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस, जो भी चीजें रखेंगे, उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये प्राइवेट सबनेट हो गया। लेकिन ये दोनों तो एक ही क्लाउड के अंदर में है। तो दिस क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, जिसके अंदर में कुछ पार्ट प्राइवेट है, कुछ पार्ट पब्लिक है। तो इट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है। अगर आप लोगों को इस सेशन के बीच में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते रहेगा, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। वो तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग था कि कितने कितने तरह के क्लाउड हो सकते हैं, कैसे आप चीजों को डिलीवर कर सकते हो, कितने तरह से। अब है कि क्लाउड में जो सर्विसेज होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे। तो एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एक होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीन हम लोग को पढ़ना है इसमें। चलो इसका एक डायग्राम देखो, एक पिक्चर देखो।
इस पिक्चर से हमें समझ में आएगा कि क्या चीज तो क्या बोलते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, क्लाउड में। ये क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सारे फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल चीजें। जैसे सबसे पहला ये देखो, डेटा सेंटर, फिजिकल प्लांट या बिल्डिंग। ये जो भी बिल्डिंग वगैरह होता है, इंटरनेट हो गया, टावर लग गया इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने सारे टावर वगैरह फिजिकल जो चीजें हैं, फिजिकल बिल्डिंग, फिजिकल सर्वर, फिजिकल कंप्यूटर, जो भी चीजें होंगे वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप क्लाउड का खुद का भी कंपनी स्टार्ट करना चाहो, क्लाउड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डेटा सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये SaaS मॉडल पे आप नहीं जाओगे, सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? आपको पहले बिल्डिंग वगैरह चाहिए, डेटा सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, फिजिकल प्लांट या बिल्डिंग। उसके बाद नेटवर्किंग, फायरवॉल सिक्योरिटी, इंटरनेट वगैरह आपको चाहिए, फिजिकल लीज लाइन, केबल वगैरह आपको चाहिए पड़ेगा वहां पे। फिर है सर्वर एंड स्टोरेज। सर्वर मतलब वो सर्वर पीसी हो गया, प्रोसेसर, रैम, जो भी मदरबोर्ड वगैरह जो भी वहां पे होते हैं। स्टोरेज, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया। तो ये तो पूरा हार्डवेयर का काम है ना, ये तीनों के तीनों हार्डवेयर हैं। तो जो हार्डवेयर वाला चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आप चाहो तो क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का है, आप इसको रेंट पे ले लो। बाकी सॉफ्टवेयर आप खुद से इंस्टॉल कर लो, वो आपका मन। सॉफ्टवेयर आप खुद से इंस्टॉल करो, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल करो। बस आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हो, नहीं चाहो तो खुद का भी बना सकते हो, नहीं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेंट पे ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो कि आप खुद से इंस्टॉल कर लोगे, उसका जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फिजिकल चीजें चाहिए, सर्वर चाहिए, आपको फिजिकल प्लांट, बिल्डिंग, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सब ले लो रेंट पे आप। मतलब आपका कंप्यूटर ऑन है। अब उसके अंदर में आते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखो इसका डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेटफॉर्म का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ये दो चीज, क्योंकि प्लेटफॉर्म के अंदर ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप रेंट पे लेना चाहते हो, तो रेंट पे लाइनक्स आपको फ्री में मिलता है, विंडोज का पैसा लगता है। ठीक है? तो आप चाहते हो चलो ऑपरेटिंग, जब हम लोग इतना सर्वर वगैरह ले ही लिए तो हम लोग उसी से ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले लेते हैं। तब ये हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस उसके अंदर में जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर वगैरह आपको मिल गया, फिजिकल प्लांट, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इंटरनेट सब कुछ मिल गया आपको, आप उस कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो, तो वो बन गया प्लेटफॉर्म। आप चाहो तो कहीं पे प्लेटफॉर्म भी ले सकते हो। अगर आपको अपना कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना हुआ तो आप क्या करोगे? आपको सर्वर चाहिए, और सर्वर चाहिए इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं डेटा सेंटर पे होगा। तो आप फिजिकल वहां पे सर्वर ले लो जो आपके लिए वर्चुअल होगा, और उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो। इसका मतलब आप पैस यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और डेवलपमेंट टूल या डेटाबेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स टूल। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो VS कोड हो गया, एक्लिप्स हो गया, जो भी आपका डेवलपमेंट IDE है, कोई MySQL हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सब क्या हो गया? सारा प्लेटफॉर्म हो गया। आपको डेटाबेस का काम करने के लिए डेटाबेस का सॉफ्टवेयर तो चाहिए, ऑरेकल हो गया, MySQL हो गया, ये सब आपको चाहिए ही। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए ही नहीं, तो कंप्यूटर तो ऑन ही नहीं होगा। आपने एक कंप्यूटर परचेज कर लिया अपने घर पे भी, एक नॉर्मल क्लाइंट PC, कोई लैपटॉप ही खरीद लो Amazon, फ्लिपकार्ट से, बट उसके अंदर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल। अब जाके आप अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो उसके अंदर में, जिसको बोलते हैं SaaS। तो या तो आप चाहो तो खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दो, होस्टेड एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशंस को आप होस्ट करो, डिप्लॉय करो, लॉन्च करो अपने एप्लीकेशंस को, अपने वेबसाइट्स को, या फिर आप दूसरे के वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, फ्लिपकार्ट, Amazon, गूगल, जीमेल, यूट्यूब, ये सब क्या है? ये सब SaaS है। मतलब आप किसी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप किसी का सॉफ्टवेयर भी रेंट पे ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में देखना कि इतना ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हम लोग क्या करते हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, आप चाहो तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप मंथली कुछ पैसा दो उसको, और उसका सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। वो सब क्या है? वो SaaS है। तो आप उनका यूज नहीं करना चाहते हो सॉफ्टवेयर, आप चाहते हो कि आपका खुद का कोई वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर, आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको पैस चाहिए। मतलब आप क्या करोगे? आपको सर्वर चाहिए,
आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई डेटाबेस टूल वगैरह चाहिए, सब कुछ मिल गया, आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दो। मतलब आपका एप्लीकेशन बन गया SaaS। तो आप अपने एप्लीकेशंस को भी एज अ SaaS लॉन्च कर सकते हो कि दूसरे लोग आपके एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, या फिर आप किसी दूसरे कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, वो भी SaaS है, तो आप उसको पैसा दो। या फिर अगर कोई कंपनी बोलता है कि आप फ्री में यूज करो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फेसबुक, वो बोलता है कि मैंने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया है, मेरे एप्लीकेशन को, और कोई भी जाके वहां पे रजिस्टर कर सकता है, साइन अप कर सकता है, और हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। अब फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है? वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लगभग 3 बिलियन उसके कस्टमर्स हैं, 300 करोड़ यूजर्स हैं उसके। अब वो मार्केटिंग एजेंसीज को क्या बोलता है, बिजनेसेस को, कि आप फेसबुक पे आप पे मार्केटिंग करो। देखो मेरे पास 300 करोड़ कस्टमर्स है, 300 करोड़ लोगों को तक आप रीच कर सकते हो मेरे थ्रू, तो मुझे कुछ पैसा दे दो। वो मार्केटिंग से कमाता है, उसका बिजनेस मार्केटिंग है। तो ये है SaaS, ये क्लाउड में सर्विसेज हैं। तो आपको क्लाउड में क्या चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, कि मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हम खुद का बना रहे हैं, हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, हम खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रिसर्च करना चाहते हैं, बट फिजिकल सर्वर मेरा नहीं रहेगा, वो हम क्लाउड में ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का थ्योरी था बेसिक। अब है उसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब कि अगर आपको क्लाउड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज चाहिए, तो मार्केट में हजारों कंपनीज हैं, हजारों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जहां से आप क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो आवरली बेसिस पे। कुछ कुछ तो आपको मिनिमम बेसिक रिसोर्सेज फ्री में भी मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए पैसा ही देना है। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो आपको फ्री में भी सर्विसेज देते हैं, बट वो लिमिटेड रहेंगे आपके लिए। आप अनलिमिटेड यूज नहीं कर पाओगे। जैसे वो बोलेंगे कि फ्री में आप 1 GB रैम यूज कर सकते हो, मतलब 8 GB आप रैम यूज नहीं कर पाओगे, 8 GB के लिए आपको पैसा देना होगा। बट 1 GB रैम, 20 GB SSD, लाइक एक मिनिमम आवर की मुझे 24 घंटे नहीं चाहिए, वो 2 4 5 घंटे हम डेली यूज करेंगे, एक बेसिक रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा हम टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका सर्वर कैसा है, तो ये सब के लिए तो फ्री है, 12 महीने तक फ्री है। जब भी आप उस पर अकाउंट बनाओगे, तो कुछ आपको फ्री में भी मिलती हैं 12 महीने तक। मतलब अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए तो वो फ्री है, सीखने के लिए टेंशन नहीं है, वो आपको फ्री वाला जो मिलेगा उसका, उसमें आप सीख सकते हो। तो अब क्लाउड जो कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है, ये कौन कौन से कंपनीज क्लाउड में सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनीज हैं, बट इसमें होता है ना कि ब्रांड या फिर जाइंट, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, इसके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो इसके फील्ड में उतरे हुए हैं, उनमें से एक है Amazon वेब सर्विसेज, एक है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा क्लाउड, डिजिटल ओशन, IBM, सिस्को, ऑरेकल, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। कितना नाम लें, हजारों कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट हम लोगों को सारा सा मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ AWS और अज्योर से है। अभी एट प्रेजेंट अगर आप बोलो तो लगभग दोनों बराबर ही है, बट आने वाले समय में अज्योर सबसे टॉप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन थोड़ा बहुत आप लोगों को हम गाइड कर दे रहे हैं, एक आइडिया दे देते हैं। AWS Amazon वेब सर्विसेज, Amazon भी क्लाउड में सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, आप भी Amazon से वर्चुअल सर्वर परचेस कर सकते हो। क्लाउड में बहुत सारे बिजनेस ईमेल, डोमेन नेम तक आप परचेस कर सकते हो, जैसे हम लोग GoDaddy से परचेस करते हैं, abcd.com या कुछ भी। वो आप सारे लोगों से, इन सबसे आप परचेस कर सकते हो, गूगल से भी परचेस कर सकते हो डोमेन नेम, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट से भी डोमेन नेम परचेस कर सकते हो, AWS से भी कर सकते हो। बट मैंने एक लाइन अभी क्यों बोला थोड़ा देर पहले कि अज्योर सबसे आगे चला जाएगा, तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का। आप जो ये जो अभी हम लोग टीम्स यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमारा मीटिंग चल रहा है अभी, ये टीम्स किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। ये जो बिजनेस ईमेल हम लोग परचेस करते हैं, मैक्सिमम दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका सबका बिजनेस ईमेल कहां से लिया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट से। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 से। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स अभी हैं, वो अब अज्योर के हो चुके हैं, और अज्योर AWS से सस्ता भी है, थोड़ा बहुत उससे सस्ता है।
और ऑलरेडी जिसको क्लाउड नहीं भी पता है वो भी लोग अज्योर का प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आप अपने लोकल कंप्यूटर में देखना कि विंडोज पावर शेल होता है। वो पावर शेल क्या है? विंडोज पावर शेल देखो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जैसे होता है ना कि आपका डेट, देखो डेट लिख के एंटर किए, आपको डेट दिखाया, डेट और टाइम 12 मई 2023, 19:10 15 आप लोगों को शायद सीएमडी याद होगा, कमांड, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज में, ये वही है पावर शेल। वो कमांड प्रॉम्प्ट का एडवांस वर्जन है। ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे करते थे? सीएमडी। देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, इसमें भी डेट लिखो तो डेट दिखा देगा। देखो ये सीएमडी है, बट यहाँ पे पावर शेल भी है। ये पावर शेल क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम्स लिख सकते हो विंडोज में। जितना कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कमांड्स थे वो सारे कमांड्स को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्लस जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, आप अज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी क्लाउड का प्रोडक्ट्स है वो सारे क्लाउड के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कमांड मोड में भी जाके ऑपरेट कर सकते हो आप। अभी मार्केट में पावर शेल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, कोर्स आ चुका है मार्केट में पावर शेल का। बहुत सारे लोग पावर सेल का कोर्स कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक्सेंचर में कोर्स हुआ था इसका, पावर सेल का। 1 सप्ताह का कोर्स चल रहा था उन लोगों का, एम्प्लॉइज का। मतलब पावर शेल क्या है कि वो कमांड प्रॉम्प्ट का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें आप अपने लोकल कंप्यूटर को भी कमांड्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे कमांड्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में इसी के मैक्सिमम यूजर्स होंगे मार्केट में। आप ऑपरेटिंग और सर्विसेज का अगर बात करो आप, तो AWS के कंपैरिजन में अज्योर हैज मोर सर्विसेज। आप अगर नंबर ऑफ सर्विसेज का बात करो तो अगर AWS में 100 सर्विसेज होंगे तो अज्योर में 250 सर्विसेज होंगे। बहुत ज्यादा सर्विसेज है वहां से यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप कंपनीज का बात करो कि कैसे क्या सीख लेने से या फिर किस चीज पे अगर हमारा अच्छा कमांड हो जाता है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा फिलहाल, अभी 2 से 4-5 साल तक। टफ नहीं है। जैसे कैसे मोटरसाइकिल होता है, आप एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाना सीख लो, फिर उसके बाद बजाज का चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक ही चीज है, हैंडल वही है, गियर वही है, क्लच वही है, सब कुछ वही है, सब वही होगा आपका। तो एक सीख जाओगे दूसरा आप इजीली सीख जाओगे। और इसमें सीखने में क्या है? कुछ नहीं है। जैसे आप अपना कंप्यूटर चलाते हो, यहाँ पे भी कंप्यूटर है क्लाउड में, थोड़ा सा नेटवर्किंग यहाँ पे सीखना है, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो आपको अगर मान लो कि कुछ करियर का भी लेके अगर सोचना है तो आप अज्योर AWS आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा फिलहाल अभी के समय में। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं वो AWS पे काम करती हैं, कुछ कंपनीज अज्योर पे काम करती हैं। अगर आपको दोनों ही आता है तो और अच्छा चीज है, आपका डिमांड ज्यादा रहेगा मार्केट में। तो बाकी सारे चीजों को तो जानना पॉसिबल नहीं है, बट ये दोनों अभी टॉप में है। अगर आपको ये आता है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। और अगर अलीबाबा वगैरह पे आप सीखते हो तो जरूरी नहीं है कि इस पे वैकेंसीज आएंगी। लिमिटेड वैकेंसीज है, एकदम ना के बराबर, 2 4 5 निकल जाएगा तो बहुत है। बट AWS अज्योर पे लाखों वैकेंसीज है, लाखों अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड से ये सब, आज बड़े बड़े कंपनी नेटफ्लिक्स हो या जो भी हो, सारे तो AWS पे है। इसका आप अभी वेबसाइट खोल के आपको दिखाएंगे कैसा है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए एक लॉगिन करते हैं। इसका वेबसाइट क्या है? aws.amazon.com। और माइक्रोसॉफ्ट का azure.microsoft.com। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का वेबसाइट। आपको यहाँ से फ्री अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है, आपका डेबिट कार्ड का नंबर आपसे मांगेगा। डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड का होना चाहिए, रुपए एक्सेप्ट नहीं करता है ये। उसमें 2 रुपए आपका कटेगा वो वेरीफाई करने के लिए, बस उतना है। उसके बाद आप इसका सारा फ्री सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब थोड़ा बहुत आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे साइन इन करते हैं। तो आप इस पे सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करना कुछ नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट अकाउंट तो क्रिएट करना आपको आना ही चाहिए। तो चलो मेरा अकाउंट इसमें क्रिएटेड है।
देखो ये लॉगिन हो गया। तो पहले आपको साइन अप करना होगा, ये कुंदन श्रीवास्तव के नाम से लॉगिन। तो ये लॉगिन हो गया। अब है कि पूरा दुनिया में डेटा सेंटर सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है फिजिकल, बहुत सारी जगह पे है। तो एडब्ल्यूएस क्या है, देखो यहाँ पे ये है रीजन। डेटा सेंटर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, और एक होता है रीजन। ये रीजन दिया हुआ है कि आपका जो डेटा सेंटर होगा वो कौन से रीजन में होगा। तो ये मुंबई रीजन है, एशिया के अंदर में इतना सारा है, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। कहाँ पे आप अपने सर्वर्स को आप लॉन्च करना चाहते हो, कहाँ पे। ठीक है, तो ये रीजन होता है। कोई आपसे पूछेगा ये रीजन क्या है, रीजन यहीं पे नहीं है, अज्योर में भी है, एडब्ल्यूएस में भी है, सारी जगह पे है। ये रीजंस क्या होते हैं, ये रीजंस क्या होते हैं। तो रीजन होते हैं जियोग्राफिकल लोकेशंस। एक जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जियोग्राफी का मतलब हो गया, जैसे एक मुंबई एक लोकेशन का नाम ले लो, तो मुंबई हो गया रीजन। बट मुंबई के अंदर में बहुत सारे डेटा सेंटर्स होंगे, जैसे मुंबई के अंदर में 3 डेटा सेंटर, 4 डेटा सेंटर है। तो जिस जिस डेटा सेंटर के साथ इनका टाई अप होगा, ये लोग उस डेटा सेंटर को क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। तो डेटा सेंटर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। और जो रीजन होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर कोई एक एरिया का नाम, उस एरिया का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एरिया को नाम को हम लोग बोलते हैं रीजन, उसको हम लोग रीजन बोलते हैं। तो जैसे ये होता है ना कि आप किस रीजन में अपने इंस्टेंस को लॉन्च करना चाहते हो, तो आप कोई भी सबसे पहले यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर लो। तो हम लोगों ने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्विसेज, ये कैटेगरीज है, इसके अंदर में सर्विसेज है। जैसे देखो नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अंदर में क्या है, एपीआई गेटवे, एडब्ल्यूएस ऐप मेश, क्लाउड फ्रंट, राउट 53, वीपीसी। यही होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आप अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हो, खुद का क्लाउड बनाना चाहते हो, तो यही वीपीसी से आप बनाओगे, यहीं से आप अपना नेटवर्क बनाओगे, सब नेटवर्क बनाओगे, उसको पब्लिक करोगे, उसको प्राइवेट करोगे, यही सब सारे चीजों को करोगे। आप सारे चीजों को आप यहीं से करोगे। राउट 53 स्केलेबल डीएनएस एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, आपको डोमेन नेम परचेस करना है या डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर करना है, आप यहीं से करोगे। ये इतने सारे नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं। अगर आप स्टोरेज में जाते हो तो इतने तरह के स्टोरेज रिलेटेड सर्विसेज हैं, एडब्ल्यूएस का बैकअप, ईएफएस, S3, क्लाउड में कहीं भी आप कोई डेटा वगैरह स्टोर करना चाहते हो, तो ये स्टोरेज से रिलेटेड इतने सारे सर्विसेज हैं। आप एक स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो क्लाउड में, जहां पे आप कुछ भी अपना फाइल वगैरह जाके स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है ईएफएस के बारे में, मैनेज्ड फाइल स्टोरेज फॉर EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, मतलब एक वर्चुअल सर्वर। EC2 क्या होता है, वर्चुअल सर्वर होता है। यहाँ पे हम लोग वर्चुअल सर्वर को EC2 बोलते हैं। AWS में जो वर्चुअल सर्वर होता है उसको हम लोग बोलते हैं EC2। तो ये स्टोरेज हो गया। सिक्योरिटी आइडेंटिटी, यहाँ पे होता है सर्टिफिकेट मैनेजर। कैसे, SSL सर्टिफिकेट होता है कि देखना कोई भी वेबसाइट के पहले एक ताला होता है, लॉक। ये लॉक क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट, उसमें अटैच किया हुआ रहता है किसी भी इंस्टेंस के साथ, कि आपका वेबसाइट सिक्योर है। कोई भी इस पे डेटा वगैरह आप ट्रांसफर करोगे, कोई भी डेटा, वो डेटा आपका सिक्योर रहेगा, वो डेटा को कोई हैक कर सकता। ठीक है, सैटेलाइट से रिलेटेड सारे सर्विसेज यहाँ पे दिए गए हैं। सैटेलाइट से रिलेटेड, रोबोटिक्स, IoT से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं करना है, सारे सर्विसेज हैं, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगर करना है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे कंप्यूट है, मतलब यहीं पे हम लोग वर्चुअल सर्वर वगैरह यहीं से क्रिएट करेंगे, है ना, वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड EC2। आप EC2 में क्लिक करो। देखो आ गया EC2 डैशबोर्ड। यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं सर्वर को, हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इंस्टेंसेस 0, आप इंस्टेंस में जाओ, कोई इंस्टेंस नहीं है। आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करो, इंस्टेंस को लॉन्च करो, यहाँ इंस्टेंस का नाम लिखो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा चाहिए, AWS का अपना लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा भी लाइनक्स ओपन सोर्स है, तो उसको कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है।
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? आपको विंडोज चाहिए, विंडोज में क्लिक करो, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे सर्वर का नाम लिख दो। चलो यहाँ पे लिखते हैं डेमो। डेमो वर्कशॉप विंडोज सर्वर। आपको विंडोज चाहिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल, इतने सारे वर्जन है, आपको ये फ्री टियर वाले ही कर लो। हम लोग कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022। आप चाहो तो उबुंटू लाइनक्स कर सकते हो, उबुंटू ये भी फ्री टियर है। फ्री टियर में कुछ आपका एक लिमिट रहता है, कितने दूर तक आपका फ्री है, उससे ज्यादा रिसोर्स यूज करोगे तो आपका फिर पैसा लगेगा। चलो विंडोज कर दिए। ये इंस्टेंस का टाइप होता है, मतलब ये T2 माइक्रो ये क्या है? कैटेगरी है। चलो आप यहाँ पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि AWS में सर्वर का मतलब EC2, तो AWS EC2 प्राइसिंग। चलो प्राइस चेक करते हैं। ये देखो प्राइसिंग, यहाँ पे देखो ऑन डिमांड, सी ऑन डिमांड प्राइसिंग। यहाँ पे आपका लिस्ट ओपन होगा, वो ये लोड हो रहा है। अब देखो AWS रीजन, कौन सा रीजन? चलो मुंबई कर लेते हैं हम लोग, एशिया पैसिफिक मुंबई। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स चाहिए कि विंडोज चाहिए, क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो जो भी चाहिए आप ले लो यहाँ से। अब इसका टोटल 379 अवेलेबल इंस्टेंसेस, मतलब एक तरह से इंस्टेंसेस के कैटेगरीज हैं। A1 कैटेगरी, A1 में इतने सारे टाइप्स है, जैसे A1 मीडियम। ये मीडियम के बारे में क्या बोल रहा है? वर्चुअल सीपीयू, मतलब कोर बोल रहा है ये। कितना कोर का सीपीयू होगा? 1 कोर या डुअल कोर या क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, कितना रहेगा कोर आपका? और ये मेमोरी मतलब रैम, कितना रैम रहेगा आपका? तो 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 2 GB रैम, ठीक है। इसका प्राइस कितना बोल रहा है? $0.0255। क्या बोल रहा है? ऑन डिमांड आवरली रेट। चलो कैलकुलेट करो इसको, या फिर A1 लार्ज कर लो, 0.051। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 0.051, ये डॉलर में है और ये आवरली रेट है। तो सबसे पहले इनको रुपीस में कन्वर्ट करो, अभी चल रहा है 83 $1 में। तो ये 1 घंटे का चार्ज है, इंटू 24 घंटे का, इंटू 24, इक्वल टू इतना। 24 घंटे का इंटू 30 दिन, मतलब 3047 प्लस 18% प्लस 18% इक्वल टू आपको पड़ेगा लगभग 3600 रुपए पर मंथ इसका। आपको इसमें 2 वर्चुअल का सीपीयू, 4 GB रैम मिल जाएगा। अगर 2 वर्चुअल कोर का, 2 डुअल कोर सीपीयू, 4 GB रैम का फिजिकल सर्वर अगर आप खरीदने जाओगे, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपका 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए के आसपास सबका लगेगा फिजिकल कंप्यूटर का। बट यहाँ पे वर्चुअल आपको कितना मिल जा रहा है? 3-4 हज़ार रुपए में पर मंथ। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना है, ये अपने आप इंस्टॉल कर देगा। तो इतने सारे यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। आप जब भी इंस्टेंस लॉन्च करना होगा, आपको प्राइसिंग पहले यहाँ पे चेक कर लेना होगा। कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरा मंथली बिल कितना आएगा, आपको यहाँ पे चेक करके उसको बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाके इंस्टेंस को लॉन्च करो। तो ये लॉन्च करना हम लोग को, यही तो हम लोग को सीखने पड़ते हैं। एक ही बार में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मुझे एक ही बार में सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक चलो पहले एटलीस्ट हमें इंट्रोडक्शन बताया कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब अगर इसके अंदर चलेंगे AWS में, तो साइन इन टू द कंसोल, इतने सारे यहाँ पे सर्विसेज हैं। सर्विसेज में जैसे मान लो बिजनेस एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे Amazon सिंपल ईमेल सर्विस। जैसे बिजनेस ईमेल होता है ना, कि abcd@google.com, विशाल@google.com, आंचल@google.com, कोई भी, वो बिजनेस ईमेल कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ से बिजनेस ईमेल परचेस कर सकते हो।
वर्क डॉक्स, वर्क मेल, ये भी बिजनेस ईमेल से रिलेटेड है। ये क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग सर्विस, सिंपल ईमेल सर्विस। और अमेजन वर्क मेल बिजनेस ईमेल। वर्क डॉक्स, ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट शेयरिंग। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसा हम लोग का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह ये सब होता है, वो सब है, सारा चीजें। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, मान लो कंटेनर सर्विसेज, डेटाबेस, डेटाबेस में देखना कि डायनामो डीबी, अमेजन डॉक्यूमेंट डीबी, डॉक्यूमेंट वाइज डेटा पूरा स्टोर होता है। अब तो नो सीक्वल आ चुका है ना, पहले एसक्यूएल होता था, सीक्वल कि हम लोग क्वेरी करते थे। अब नो क्वेरी डेटाबेस आ चुका है, जिसको बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। आपको क्वेरी वगैरह नहीं करना होगा। और आरडीएस का मतलब, अगर आपको क्वेरी वाला करना है तो आरडीएस, अगर आपको ऑरेकल चाहिए, माई सीक्वल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग जाके इसको कर पाएंगे। डेवलपर टूल, आपको डेवलप वगैरह करना है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन क्या है? अ क्लाउड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसा हम लोग का वीएस कोड होता है, एक्लिप्स होता है, जिस पे जाके हम लोग सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, पाइथन जो भी, यहाँ से आप कर सकते हो। तो क्लाउड में जितने सारे चीजें हैं, सारे का यहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं। आप यहाँ पे वो सब सारे चीजों को यूज कर पाओगे, और सबका पैसा लगेगा, आवरली रेट। कुछ कुछ चीजें फ्री हैं। आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट वगैरह लॉन्च करना है, चलो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। कंप्यूटर में सर्वर है, यहाँ पे एक होता है लाइट सेल। आपको सर्वर वगैरह कितना रैम, ये सब मैन्युअली आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। आप लाइट सेल में, बहुत सारे लोग देखना कि वर्डप्रेस में उनका वेबसाइट बना हुआ रहता है। किसी को वर्डप्रेस में वेबसाइट लॉन्च करना है, तो वो क्या करेगा? लाइट सेल में जाएगा, और लाइट सेल में जाएगा, देखो क्रिएट इंस्टेंस, क्रिएट इंस्टेंस करो, कुछ नहीं, सिंपल। कौन सा लोकेशन रहेगा? रीजन आपका मुंबई। पिक योर इंस्टेंस इमेज। विंडोज यूज करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट का या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो मुझे लाइनक्स चाहिए। क्या वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना है? लैंप में बनाना है, मतलब पीएचपी, नोड जेएस, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो तो। नोड जेएस, ड्रूपाल, मीन होता था, मेजेंटो, जूमला, एंजिन एक्स सर्वर, सी पैनल, प्लेस्क, जैंगो। जैंगो क्या है? पाइथन का फ्रेमवर्क है, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। आप इसमें पाइथन का कोई भी बना हुआ प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। अगर आप पीएचपी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। किसी को वर्डप्रेस में वेबसाइट चाहिए, वो यहाँ पे चले जाओ। यहाँ जाने के बाद अब ये बता रहा, चूज योर इंस्टेंस प्लान। अगर आपको 512 MB रैम चाहिए, हाफ जीबी रैम, आधा जीबी, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 20 GB SSD, तो आप क्या करोगे? $3.5 कर दो। इसका लगभग आपका 300 रुपए के आसपास जीएसटी के साथ, 300 रुपए पर मंथ। ये शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, वीपीएस प्लान है। उसी तरह $5 में आपको यहाँ पे 512 MB रैम हो रहा था, 1 GB रैम है। ये 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 20 GB SSD, यहाँ पे 40 GB SSD। ये देखो 2 GB रैम, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 4 GB रैम, 2 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 8 GB रैम, 2 वर्चुअल कोर का सीपीयू। कितना पैसा लगेगा? जितना आपको चाहिए वो आप कॉन्फ़िगर यहाँ पे क्लिक कर लो, कॉन्फ़िगर अपने आप हो जाएगा। यहाँ नाम लिख दो, किसका वेबसाइट होगा? क्रिएट इंस्टेंस। बटन दबाओ, पता चल जाए। आपने देखो अपोजिट साइड, चार्ज बैक फुल। तो ये हो गया। तो यहां से आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होगा तो ऐसा। अब आप इसको ओपन करना है, एक आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, आप सीधा इसको कॉपी करो, जाओ, आपका वेबसाइट खुल जाएगा। अभी वेबसाइट बना हुआ नहीं है, एक सैंपल, ऐसा ही एग्जांपल है। तो देखो ऐसा खुल गया। अब आप जाके इस पे वेबसाइट पे काम कर सकते हो। मतलब डेवलपमेंट का काम बहुत आसान हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। यहीं पे ये सब कैटेगरीज हैं, ये सबसे रिलेटेड सर्विसेज है। अगर आपको कुछ नहीं पता कि मेरा ये जो राउट 53 कहाँ पे था, मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्च है, सीधा जाके यहाँ पे लिखो राउट 53। देखो आ गया राउट 53, क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। डीएनएस डोमेन नेम वगैरह अगर आपको परचेस करना है तो राउट 53 में जाओ, यहाँ पे आएगा डोमेन नेम सर्विसेज। क्या बोल रहा है कि डीएनएस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर डोमेन। अब यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए। .com $13, .net $11, org $12। मुझे .com चाहिए। चलो यहाँ पे नाम लिखो, क्या चाहिए?
QWERTYcloud.com चेक करो अवेलेबल है कि नहीं, तो बता रहा अनअवेलेबल। विशाल क्लाउड चेक करो, vishalcloud.com बता रहा है अनअवेलेबल, बट drvishalcloud.com अवेलेबल है। चलो वैसे ही कर देते हैं हम लोग, cloud12 QWERTY.com चेक करो, ये बता रहा अवेलेबल है। आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो, परचेज कर लो यहीं से। तो आप AWS में क्लाउड से रिलेटेड सारे सर्विसेज है, आपको डोमेन नेम चाहिए, बिजनेस ईमेल चाहिए, होस्टिंग सर्वर चाहिए, आपको AWS में वर्डप्रेस पे होस्टिंग करना है, जावा पे होस्टिंग करना है, PHP पाइथन पे होस्टिंग करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइनक्स चाहिए, आपको विंडोज चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, एनालिटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्या है। देखिए एनालिटिक्स के अंदर में CI/CD पाइपलाइन, देखो डेटा पाइपलाइन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे चीजें मिलेंगी, कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारे चीजें मिलेंगी, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग ये सब से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, स्टोरेज सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, डोमेन नेम, सब कुछ आपको यहां से मिलेगा अपने घर पे बैठे बैठे, और आप उसको यूज कर सकते हो। आपने जावा पे या पाइथन पे किसी सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसको आप लॉन्च करना चाहते हो, आप बनाओ अपने कंप्यूटर में और यहीं पे लॉन्च कर सकते हो। यहां तक कि आप क्लाउड में बना भी सकते हो, कोड भी आप क्लाउड में लिख सकते हो। यही हमें सीखने पड़ते हैं। ये जो देखना आप लोग की 3 महीने 4 महीने 6 महीने के जो कोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, यही सब तो होते हैं कि मुझे ये AWS के जितने सारे सर्विसेज ये सब सीखने हैं, उसे प्रैक्टिकली कर करके देखना है कि कैसे किस सर्विस को हम लोग यूज करते हैं, किसका क्या काम है। आप लोग सोचोगे कि कोई क्लाउड इंजीनियर होता है किसी कंपनी में, तो क्लाउड इंजीनियर क्या काम करता है। उन्हें क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि कोई एक क्लाइंट है, उसे लाइनक्स का लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 4 GB उसे रैम चाहिए, डुअल कोर CPU चाहिए उसे, और 40 GB SSD चाहिए। उसका डोमेन नेम ये है, उसमें वो जावा से बना हुआ वेबसाइट को लॉन्च करना चाहता है। मतलब वो जावा से बना हुआ वेबसाइट लॉन्च करेगा, तो जावा के लिए आपको पता होना चाहिए कि JDK इंस्टॉल करना होगा, मैवेन इंस्टॉल करना होगा। मतलब एक क्लाउड के अंदर में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक सीखने पड़ते हैं। अगर आपको क्लाउड के फील्ड में एंटर करना है, क्लाउड में आपको करियर बनाना है, तो आपको क्या क्या चीजों में ज्यादा फोकस करना होगा। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर और नेटवर्किंग, ये चीजों में आपको पूरा अच्छे से फोकस करना होगा। नेटवर्किंग में सारा स्विच हब, नेटवर्किंग में नेटवर्क, सब नेटवर्क, राउटर, IP एड्रेसेस वगैरह, IPv4 IPv6 यही सब तो सीखते हैं इसके अंदर में हम लोग। और उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के समय में, आज के टाइम में सारे कंपनीज अपने काम को ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं, सबका ERP सॉफ्टवेयर है, और सारे के सारे सॉफ्टवेयर आज के समय में क्लाउड में है। अभी ऑफलाइन बेसिस पे कुछ नहीं हो रहा, और ऑनलाइन का मतलब क्लाउड, ऑनलाइन का मतलब ये हो गया क्लाउड। आपको ऑनलाइन कुछ भी करना है, क्लाउड में करना है। तो आप चाहो तो आप खुद से भी अपना AWS में अपना अकाउंट बनाओ। बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। कहीं पे कोर्सेज वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं कि मुझे सीख लेना है 2 महीने 3 महीने 4 महीने में। क्लाउड में करियर भी होता है। आज बहुत सारे कंपनीज है, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, आज के टाइम में हर सॉफ्टवेयर कंपनी में क्लाउड इंजीनियर है। क्यों? क्योंकि हर सॉफ्टवेयर कंपनी में जब उसका सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसे डिप्लॉय कहाँ करना पड़ता है। वो या तो AWS में डिप्लॉय करता होगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में डिप्लॉय करता हो, या तो किसी में भी करता होगा। तो आप अगर एक भी सीखते हो, तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस नाम अलग होता है, काम एक ही होता है। तो क्लाउड में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जितना अपॉर्चुनिटी है, उसके आसपास क्लाउड में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट हो, या बैंक हो, या फिनटेक कंपनी हो, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, जैसे ओला उबर हो गया, कोई भी कंपनी हो, E-कॉमर्स कंपनी हो, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह, सबका तो डेटा क्लाउड में है। क्लाउड इंजीनियर्स तो सबको चाहिए। और अभी के टाइम में डेटा सेंटर्स का मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया का अगर बोलोगे, या एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर, वो है कंट्रोल एस, CTRLS.in। पहले कंट्रोल एस का लिमिटेड डेटा सेंटर्स थे, कंट्रोल एस के, बट आज इंडिया में इसके डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं। लगभग हर स्टेट में अब इसका डेटा सेंटर ओपन हो रहा है। देखो, एशियाज लार्जेस्ट रेटेड फॉर डेटा सेंटर, इसके कहां कहां पे डेटा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। तो चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग इसका।
डेटा सेंटर टूर, ये control-s.in, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन इसी का क्लाइंट है। जो उसका मुंबई रीजन में जो डेटा सेंटर देखोगे ना, उन लोगों का अपना नहीं है, कंट्रोल-s का है। मुंबई डेटा सेंटर, इतना लाख स्क्वायर फीट में, इतना मेगावाट का पावर कैपेसिटी, 8 जोन सिक्योरिटी लेवल। मुंबई में दूसरा डेटा सेंटर, मुंबई का तीसरा, मुंबई का चौथा, 4 डेटा सेंटर है मुंबई में इसका, जिसको हम लोग AWS या फिर अज्योर में अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। बैंगलोर में डेटा सेंटर 1, नोएडा में डेटा सेंटर 1, हैदराबाद, हैदराबाद 2, कोलकाता डेटा सेंटर 1, एज डेटा सेंटर्स, लखनऊ, ये छोटा छोटा है। पटना में खुल चुका है इसका अपकमिंग हाइपर स्केल, एज मतलब छोटा हो गया, हाइपर स्केल बहुत बड़ा बड़ा, 1 मिलियन स्क्वायर फीट में, लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में इसका डेटा सेंटर खुल रहा है चेन्नई में, हाइपर स्केल डेटा सेंटर। दूसरा मुंबई में 2 मिलियन 20 लाख स्क्वायर फीट में डेटा सेंटर। समझ लो कितना बड़ा बड़ा एरिया में इसका स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट हो रहा है मतलब ये सब सारे अपकमिंग है। अपकमिंग का मतलब एक एक डेटा सेंटर में हजारों क्लाउड इंजीनियर्स काम करते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर में। अब आप बोलोगे कि 20 लाख स्क्वायर फीट है, तो वहां पे क्या सिर्फ कंप्यूटर रख के लोग भाग जाएंगे घर, या फिर वहां पे लोग भी रहेंगे काम करने के लिए? इतना सारा एज डेटा सेंटर स्टार्ट हो रहा है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्टार्ट हो रहा है, क्यों? आने वाले समय में सब कुछ क्लाउड में हो रहा है। आप AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहां तक कि मार्केटिंग वगैरह का भी जितना सारा डेटा है, सब कुछ आज पूरा दुनिया में जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, सारे कंपनीज डेटा पे काम कर रहे हैं। और सारे डेटा रहते कहां पे हैं? तो क्लाउड में। आज आप जो भी एप्लीकेशंस यूज करते होगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके एंड्रॉयड का प्ले स्टोर, आईफोन अगर यूज करते हो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS के अंदर में ऐप स्टोर, जितने सारे एप्लीकेशन है, सारे के सारे एप्लीकेशन कहां पे हैं? क्लाउड में। आप वहीं से डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो। आप गूगल में कोई नंबर सेव करते हो अपने मोबाइल फोन में भी, वो गूगल कॉन्टेक्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। आप अपना फोटो वगैरह गैलरी में कुछ भी रख रहे हो, तो वो कहां पे जाके स्टोर हो रहा है? आपके क्लाउड में। वो क्लाउड कहां पे है? वही डेटा सेंटर। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है क्लाउड इंजीनियर्स का। और क्लाउड में हम लोग किसी को सजेस्ट कैसे करते हैं? अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ। लेकिन बहुत सारे लोगों को आईटी फील्ड में रहना है, बट उनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए क्लाउड सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग हमें नहीं पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको सर्वर्स, सारे ये सब वर्चुअल सर्वर्स वगैरह कॉन्फ़िगर करके देने पड़ते हैं, डेटा माइग्रेट करना पड़ता है आपको, रिसोर्सेस लाइक सब कुछ कॉन्फ़िगर करके हमें देने पड़ते हैं कि वो अपने एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सके, डिप्लॉय कर सके। क्लाउड में सिक्योरिटी वगैरह हमें मेंटेन करना पड़ता है, वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना होगा, वर्चुअल क्लाउड क्रिएट करना होगा, सबनेट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते होंगे हमें। तो अभी इतने सारे डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, क्लाउड के पहले इतने कंपनीज नहीं थे। बट आप इंडिया में अगर आप सर्च करोगे, तो मुझे लगता है कि 20 से ऊपर बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इंडिया में डेटा सेंटर पे काम कर रहे हैं। जियो तक उतर चुका है क्लाउड में। देखो, वोडाफोन तो था ही, वोडाफोन, आइडिया, जियो उतर चुका है। देखो जियो क्लाउड है ना, जियो cloud.com किसका है? जियो क्लाउड का है, जियो का है, टाटा का है, वोडाफोन का है। मैंने तो सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, कंट्रोल-s डेटा सेंटर। देखो ये जियो क्लाउड किसका है? जियो का है। टाटा क्लाउड आज से 10 साल पहले इतना नहीं था इन लोगों का। क्लाउड सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज क्लाउड सर्विसेज, टाटा का है। वोडाफोन का देखो, वोडाफोन इंडिया क्लाउड, VI, वो तो मर्ज हो चुका था ना, वोडाफोन इंडिया। देखो माई VI.in, VI क्लाउड स्टोर। मतलब अभी क्या है कि अभी सारे कंपनीज क्लाउड में अब एंटर कर चुके हैं, जिसके वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं क्लाउड में। क्योंकि इतने सारे जब क्लाउड से रिलेटेड सारे बड़े बड़े कंपनीज, आज टाटा से लेके जियो, अंबानी से लेके बिरला तक, वोडाफोन इंडिया वही है तो आदित्य बिरला, ये लोग इतने बड़े बड़े जो उतर चुके हैं इसमें, टाटा का है, विप्रो का है, ऑरेकल का अपना क्लाउड है, IBM का अपना क्लाउड है, इन्फोसिस का क्लाउड है। किस कंपनी का क्लाउड नहीं है? अब सारे लोग क्लाउड में उतर चुके हैं। डेटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ चुका है, लाखों अपॉर्चुनिटीज है इसमें। तो अगर किसी को, बहुत बार होता है कि मुझे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकता है। अभी तो आप मल्टीपल स्किल्स को भी लेके चल सकते हो मार्केट में,
क्योंकि मल्टीपल स्किल्स का तो और ज्यादा डिमांड है। जो हम लोग सॉफ्टवेयर में बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, पहले लोग फ्रंट एंड डेवलपर होते थे, बैक एंड डेवलपर्स अलग होते थे, डेटाबेस डेवलपर्स अलग होते थे, टेस्टिंग इंजीनियर्स अलग होते थे, एपीआई डेवलपर्स अलग होते थे, और सारे सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्लाउड में एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड इंजीनियर्स अलग होते थे। अब तो मार्केट में डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर का, मतलब उसको सब कुछ आता है, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके सब कुछ। तो ऑलराउंडर्स का हमेशा ही ज्यादा वैल्यू रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर डेवलपर हो तो आप क्लाउड नहीं सीख सकते हो, वो आपका एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होगा, आपका एक एक्स्ट्रा स्किल होगा आपके अंदर में। आप कहीं भी इंटरव्यू में बैठोगे तो एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट मिलेगा उससे। और अगर क्लाउड में आपको करियर बनाना है तो क्लाउड में भी आप कर सकते हो। तो अभी क्लाउड में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्लाउड में ही नहीं, सारे आईटी में भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हो, सारे कंपनी डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं अभी। और अगर डेटा साइंस पे आप काम करोगे, डेटा पे काम करोगे, तो डेटा कहाँ पे होगा? तो क्लाउड में होगा। इसका मतलब क्लाउड तो खैर सब जगह चाहिए, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी अभी ऐसा नहीं है जिसका यूज नहीं है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी में एंटर करो, उसके फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। आप ब्लॉकचेन में एंटर कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे जब आईटी में जब लाइक जो भी इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सिक्योरिटी का भी इशू आएगा। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, हर लेवल पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डेटा सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत तरह के सिक्योरिटी सर्विसेज पे वो लोग काम करते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजीज को सीखना होगा। डेवलपमेंट अच्छा लगता है, डेवलपमेंट करो। अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में रहना है, तो क्लाउड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बड़ा कंपनी को आप देखो, अभी तो ये जो हीरो कंपनी है मोटरसाइकिल, ये भी वोडाफोन इंडिया से टाई अप हो चुका है इन लोगों का। अब ये लोग भी उतर चुके हैं इस चीज में। तो अभी क्लाउड का डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे आज हम लोग क्लाउड पे ही डिस्कशन हो रहा है आज हम लोगों का, तो क्लाउड का ही बात करेंगे। क्लाउड में डिमांड बहुत ज्यादा है अभी, डेटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ चुका है, सारे कंपनीज क्लाउड में उतर चुके हैं। इसका मतलब कि क्लाउड इंजीनियर की जरूरत है, तभी तो। क्योंकि बिना क्लाउड इंजीनियर का क्लाउड का बिजनेस कैसे चलेगा? आपको तो क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। तो डेटा सेंटर्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, फिजिकली कैसे वहां पे चीजें होती हैं सारी, ये इंटरनेट लीज लाइन क्या होता है, कैसे डीएनएस वगैरह मैनेज होते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स वगैरह को मैनेज किया जाता है यहाँ पे। क्लाउड में अगर कभी प्रॉब्लम हो गया, डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे हम लोग माइग्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर AWS अज्योर सीखते हो तो आप जियो में या फिर टाटा में काम नहीं कर सकते हो, वहां पे भी काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके तो क्लाइंट्स होते हैं, उनके वेंडर्स होते हैं। टाटा भी AWS पे काम करता है, टाटा भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे काम करता है। कैसे? ये सब बीपीओ कंपनीज है। जैसे पहले हम लोग सोचते थे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हमें लगता था कि बीपीओ का मतलब कॉल सेंटर, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, आउट का मतलब आउटसाइड और सोर्स का मतलब रिसोर्स। आज हर कंपनी कोई भी काम के लिए, हर काम के लिए इन हाउस डेवलपर्स को इन हाउस टीम बना के नहीं रखता है। आज सारे कंपनीज अपने काम को दूसरे कंपनी को आउटसोर्स कर दिए गए हैं कि लो मेरा ये काम कर दो। टाटा के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और वो सारे क्लाइंट्स का डेटा एप्लीकेशन कहां पे लॉन्च किया गया है? AWS पे। जैसे अगर इंडियन रेलवे का बात किया जाए, स्टेट बैंक का बात किया जाए, अब इंडियन रेलवे जैसे सपोज ये इंफोसिस का क्लाइंट है, तो रेलवे का भी तो डेटा क्लाउड में होगा। तब वो इंफोसिस डिसाइड करेगा कि उसका AWS पे रखना है कि Amazon लाइक अज्योर पे रखना है कि कहाँ रखना है। अब उसका एक टीम होता है प्रोजेक्ट वाइज। कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि TCS है, टाटा है, तो वो अज्योर पे काम नहीं करता है, वो AWS पे काम नहीं करता है। एक्सेंचर कंपनी है, वो भी AWS पे काम करता है, उसका भी एक डेडिकेटेड टीम है जो अज्योर पे काम करता है। वो क्लाइंट के पे ऊपर डिपेंड करता है कि कब उनको कैसा क्लाइंट मिलता है। कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा डेटा AWS पे मैनेज करना है सब कुछ, ठीक है भाई, हमारे पास AWS के भी डेवलपर्स हैं। तो एक्सेंचर में भी आपका अपॉर्चुनिटी है, TCS में भी अपॉर्चुनिटी है, सारे कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है। मतलब AWS या अज्योर सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि AWS सीखने के बाद मुझे AWS में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कंपनीज AWS पे काम कर रहे हैं। AWS प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जाता है, अज्योर प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जाता है। Want to get hired as a cloud engineer, what is roadmap like Azure or AWS certificate or any other means? तो एक रोड मैप पे अगर बात करेंगे आप कि आपको क्लाउड इंजीनियर आप कैसे बनोगे, ठीक है? तो अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां का एक सिस्टम होता है कि वही लोग गाइड कर देते हैं सब कुछ कि कैसे क्या क्या करना है। और अगर खुद से करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। खुद से कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ो।
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर। प्रोसेसर में देखना कि ये जो प्रोसेसर का वर्किंग स्पीड होता है, प्रोसेसिंग स्पीड जो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज जो भी हम लोग बोलते हैं, रैम में DDR3, DDR4, थोड़ा सा आपको बेसिक हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग लाइक आईपी एड्रेस, ये OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, जो भी नेटवर्क का लेयर्स होते हैं, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो भी लेयर्स होते हैं, ये सब TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप देखोगे कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, ये नेटवर्क टावर वगैरह क्या क्या होते हैं, ये राउटर, स्विच, हब, IP एड्रेस वगैरह, ये सब पे आपको पहले ध्यान देना होगा। थोड़ा सा नेटवर्किंग में आप सिस्को का सिलेबस देख लो एक बार। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। मैं जो बोल रहा हूँ ये हो रहा है, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, कभी भूल जाओगे तो आप यहाँ पे देख लेना। तो अगर आप सिस्को का CCNA का आप सिलेबस देखो तो वो सबसे बेस्ट सिलेबस है। मतलब ये एक नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर नहीं, डेटा सेंटर में भी आपका हायरिंग हो सकता है। आप लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को बता सकते हो कि वो खुद से क्लाउड में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए CCNA का सिलेबस आप बढ़िया से पढ़ लो, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CCNA का। उसके बाद हार्डवेयर का नॉलेज ले लो। उसके बाद आप सीधा अपना अकाउंट बनाओ AWS पे और Azure पे, और जितने भी सर्विसेज हैं वो सब सारे सर्विसेज को एक एक करके आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे, अगर आप चाहो तो पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, AWS का भी पैसा दे सकते हो और सर्टिफिकेशन कोर्सेज वहां से कर सकते हो, बट वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फ्री में भी सर्टिफिकेशन होते हैं, लिंक्डइन पे भी है, बहुत सारे जगह पे आप वो सब सर्टिफिकेशन का लाइक एग्जाम वगैरह क्लियर कर लो। आप किसी भी कंपनी में जब देखो कि छोटे मोटे कंपनी में ही, स्टार्टअप कंपनी हो गया या कोई भी डेटा सेंटर वगैरह में भी, उनका भी हायरिंग का एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे देखना कि ये जो Naukri.com है, नौकरी टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप वहां पे अपने लाइक अकाउंट बनाओ, साइन अप करो, अपना प्रोफाइल वहां पे सबमिट करो सारा। वहां से भी आपके पास कॉल्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपना पूरा प्रोफाइल, अपना स्किल्स वगैरह सारा वहां पे अपलोड कर दो। Naukri.com, timesjobs.com, shine.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। और लिंक्डइन पे भी अपना अच्छा खासा एक वेबसाइट वेबसाइट बोल रहे हैं, लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ सबसे पहला, और प्रोफेशनल अपने सारे स्किल्स को वहां पे मेंशन करो। जितने सारे क्लाउड से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, कि वो लोग क्लाउड से रिलेटेड जो भी चीजें पोस्ट करते होंगे वो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। क्लाउड से रिलेटेड जितने सारे कंपनीज के लिंक्डइन पे पेजेस हैं उनको फॉलो कर लो, कि वो लोग जो भी पोस्ट करते हैं, इवेंट वगैरह पब्लिश करते हैं, सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करो। जैसे आपने आज यहाँ पे किया है ऑक्टाकुलस में, आप उनके भी इवेंट्स को ज्वाइन किया करो। क्लाउड से रिलेटेड जो भी लोग फेमस हैं, लाइक जो भी उनके वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी हैं, जो AWS में काम कर रहे हैं, Azure में काम कर रहे हैं इंडिया में, उन लोगों को फॉलो करो। यूट्यूब चैनल को उन लोगों को फॉलो, सब्सक्राइब कर लो, उनके वीडियोस को देखो। ऐसे आपको क्लाउड का नॉलेज आपका बढ़ेगा। और shine.com, naukri.com, ये सब वेबसाइट्स पे जाके आप अपना प्रोफाइल एक बना लो अच्छा सा, सारे स्किल्स को वहां पे डाल दो, वहां से भी आपके पास कॉल्स आएंगे। लेकिन वो CCA ने जो बोला, वो नेटवर्किंग का वो कॉन्सेप्ट पहले पूरा वहां से क्लियर कर लो अपना। ठीक है, तो खुद से भी कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, वहां भी आपको गाइडेंस मिलेगा अगर आप ट्रेनिंग करना चाहो तो, कि कैसे ट्रेनिंग करना है, क्या क्या टॉपिक, सिलेबस वगैरह कभी चाहोगे तो आप पूछ लेना। नंबर वगैरह तो आप लोगों के पास होगा शायद, कॉन्टेक्ट, वहां पूछना, सेल्स डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी हो, आपको वहां पे सारा सिलेबस वगैरह भी भेज दिया जाएगा, क्या क्या ट्रेनिंग कराया जाता है। तो व्हाट आर द एसेंशियल बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड। देखो, बेसिक एसेंशियल स्किल जो आप पूछ रहे हो हर्षित रवि, ये वही चीज है कि जैसे मैंने अभी निशांत को बोला कि सबसे पहले आपको नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेटवर्किंग का टॉपिक अगर आपको जानना है कि नेटवर्किंग में मुझे कैसे पता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो CCNA जो मैं आपको बोल रहा हूं, CCNA का सिलेबस डाउनलोड करना गूगल से ही। ठीक है, CCNA सिलेबस PDF देखो यहाँ पे, है ना, CCNA एग्जाम जो भी है, तो कहीं से भी इसका PDF ट्रेनिंग सिलेबस का डाउनलोड करो। डाउनलोड करने में जितने सारे टॉपिक्स हैं, या फिर हमें ही बोलोगे तो आप लोग को कोशिश करेंगे, देखेंगे रात तक या कल तक आप लोग को ग्रुप में CCNA का सिलेबस हम भेज देंगे। तो उसका सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है वो सब सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। नेटवर्किंग का
टॉपिक्स कवर कर लो, डेटा ट्रांसमिशन, ओएसआई मॉडल, टीसीपी, इतना ही। मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पे। Student, and thank you so much for joining. Okay, then see you on the tomorrow. Okay, bye bye. Thank you, sir.